हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ CSR नेट की लास्ट 7 डेज़ की स्ट्रेटजी कि आपको लास्ट 7 डेज़ क्या करना चाहिए CSR नेट की प्रिपरेशन बेहतर करने के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो सके और आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा गेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि आपके कई मेल मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम बेकार गया है या आपको जो भी आता था आप वो भी सही से नहीं कर पाए और कई क्वेश्चन हैं जो आपके गलत हो गए हैं और क्या इसकी कट ऑफ जाएगी। तो मैं आपको इसमें ये कहना चाहूँगा, देखिए गेट का एग्ज़ाम जा चुका है, अब आप उसके बारे में ना सोचते हुए आने वाले एग्ज़ाम के लिए सोचें। और अगर आप गलत की बात करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 95% बच्चों का गलत हुआ है और सबके साथ ये हुआ है कि उन्हें आता हुआ वो कर नहीं पाए और MSQ उनके ज़्यादा से ज़्यादा गलत हुए हैं। और ये नॉर्मल भी है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बैठ के अटैम्प्ट करना और आंसर की देख के मैच करना, या आप जो भी यूट्यूब चैनल से आंसर मिला रहे हैं या एग्ज़ाम रिव्यू देख रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। मतलब एग्ज़ाम में बैठने पर अपने आप में एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता और आप कितना भी उसे हैंडल करना चाहें फिर भी थोड़ा बहुत वो रह ही जाता है आपके ऊपर और उससे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम इफ़ेक्ट करता ही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आंसर की देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल से ये देख रहे हैं कि आपका कितना सही है कितना गलत है, तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम और बाद में आंसर की देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। आपने जो भी गलतियाँ की हैं उनसे आप सीखिए और साथ में उन क्वेश्चनों को ज़रूर देख लें जो आपसे नहीं हुए थे, ताकि उन्हें आप आगे कर सकें अगर वो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आए तो। सेकंड, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखिए कट ऑफ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जनरल कैटेगरी के लिए जो मुझे लगता है 26 से 30 आपकी कट ऑफ जाएगी, और बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ की कितनी रैंक पे कितने नंबर आ जाएंगे उसका एनालिसिस मैंने अभी किया नहीं है और मैं अभी करूँगा भी नहीं जब तक आपका नेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो इसीलिए अब मैं यही कहना चाहूँगा, आप कट ऑफ की वीडियो तो बिल्कुल भूल जाइए और सिर्फ आप CSR नेट के लिए फोकस कीजिए। थर्ड, जो बच्चे डर रहे हैं कि गेट का अच्छा नहीं हुआ तो क्या उनका नेट का अच्छा हो पाएगा, या गेट का जैसे हार्ड आ गया तो नेट में अगर ऐसा हार्ड आता है तो वो क्या कर पाएंगे एग्ज़ाम को। तो देखिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने जैसे देखा होगा कि आपने गेट में 55 क्वेश्चन में से 25 या 30 या 20 क्वेश्चन चूज़ कर लिए, और चाहे आपके उसमें 15 ठीक हो या 20 ठीक हो या 25 ठीक हो या उससे ज़्यादा भी, तो आप देखें जब आप इतना कर पा रहे हैं गेट में, तो नेट के पेपर में तो चॉइस होती है, तो आपको 60 क्वेश्चन में से 25 चुनने हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। तो आप इस पॉजिटिव चीज़ को लीजिए ना अपने पास, मतलब आप इस पॉजिटिव साइड को देखें कि जब आपने नेट में 55 में से 20 क्वेश्चन चुन लिए या 30+ क्वेश्चन चुन लिए और उसमें से आपके 20+ ठीक हैं, तो आपको तो नेट में 60 क्वेश्चन में से 25 चुनने हैं, और उसके बाद भी अगर आपके 20+ ठीक हो जाते हैं तो आराम से आपका GRF निकलता है। तो इसीलिए आप इस बात की फ़िक्र बिल्कुल मत करें कि अगर आपका गेट का अच्छा नहीं गया तो नेट का भी नहीं जाएगा। देखिए दोनों एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस है, पर एक चीज़ जो कॉमन है वो ये कि आपको पेपर सही से अटैम्प्ट करना आना चाहिए, और पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में पेपर से 2-3 दिन पहले भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप ये देख लेना कि क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ पॉइंट है, एक और पॉजिटिव साइड की बात मैं करूं गेट एग्ज़ाम पहले हुआ है उसका, कि आपको देखिए प्रेशर हैंडल करना अब आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए वो पहला एग्ज़ाम था। अब आप प्रेशर हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए, या आपने कैसे एग्ज़ाम को लिया, तो उससे आपने कई गलतियाँ रियलाइज़ की होंगी अपनी, और अब आपको वो गलतियाँ CSR नेट के लिए रिपीट नहीं करनी है। तो ये भी एक एग्ज़ाम की पॉजिटिव साइड है गेट की, कि आपको कम से कम प्रेशर का अंदाज़ा हो गया कि कैसे प्रेशर आता है एग्ज़ाम वाले दिन, और साथ में कैसे आपको उस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए और क्या गलतियाँ जो आपने वहाँ की है जो अब आपको नहीं करनी चाहिए आने वाले एग्ज़ाम के। तो अब चलते रिवीजन की तरफ कि आपको लास्ट 7 डेज़ क्या करना है। तो फर्स्ट तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, देखिए आपको इन लास्ट 7 डेज़ में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ना है
जो नया हो या जो आपने अभी तक ना पढ़ा हो। मतलब आप ऐसा ना करें कि आपको ये लग रहा है कि गेट का पेपर हार्ड आया था, ये टफ़ आया था, तो नेट का पेपर भी टफ़ आएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। देखिए, अगर आप आपके नोट्स अच्छे से पढ़ लेते या जहाँ से भी आप पढ़ रहे थे उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेते, तो मुझे लगता है आप इतने कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे कि उन्हें आराम से नेट के अगर हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं तो उनमें अप्लाई कर सकते हैं और इतने मार्क्स ला सकते हैं कि आपका जीआरएफ ईजिली हो जाए। तो इसीलिए आपको मैं ये कहूँगा, आपको सिर्फ वही चीज़ रिवाइज करनी है जो आपकी कॉपी में है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए सर या नहीं। तो देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं ऑलरेडी तो अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि आपने रिवाइज अच्छे से कर रखा है पर आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं किए प्रीवियस ईयर, तो आपका देखने का मन है तो हाँ, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो मैं ये कहूँगा 16 से 20 के ज़्यादा कीजिए रेदर देन 11 से 16 के, क्योंकि 16 से 20 के बीच में पेपर काफ़ी हार्ड भी बना है और जनरली सारे क्वेश्चन कवर भी हो जाते हैं, पुराने वाले भी। थर्ड, मैं आपको ये कहूँगा नेट में कॉन्सेप्ट ज़्यादा आना चाहिए रेदर देन न्यूमेरिकल। मतलब जैसे मैं आपको गेट में बोलता था कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें कैलकुलेशन की, पर नेट में आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि नेट में बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं। तो इसीलिए अगर आपको सिर्फ फार्मूला भी याद है और कॉन्सेप्ट आते हैं तो जनरली क्वेश्चन आपको थियोरेटिकल ही मिलेंगे। जैसे इस बार गेट में भी थियोरेटिकल क्वेश्चन थे काफ़ी। तो अगर आप नेट को फोकस कर रहे हैं तो ये याद रखना कि आपको जो भी आपकी कॉपी में वो अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि नेट में रटने वाला भी आता है, ये बात सच है। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बायो इनऑर्गेनिक है, वो ज़रूर आप रट लेना। एफ ब्लॉक है, वो आप ज़रूर रट लेना। इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें जो आपको रटनी है। हाँ, पर ऐसा मत करना कि कोई नई चीज़ रटना जो आपने आज तक नहीं पढ़ी, उसको आप बिल्कुल मत रटना। और साथ में इतना भी मत डरना कि अब आप सब रटने लग जाओ, क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस भी है नेट में, ये भी एक प्लस पॉइंट है नेट का। बस इतना याद रखना कि आपको सारे क्वेश्चन देख के चले जाने, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चनों को वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ। रिवीजन में ही फोर्थ पॉइंट है। देखिए, आपने देखा होगा गेट में कि एप्टीट्यूड काफ़ी इजी आया था, तो मैं ये कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने एप्टीट्यूड पढ़ा था और गेट के टाइम पे रिवाइज़ नहीं कर पाए थे, तो प्लीज़ नेट के टाइम पे ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता ही है कि अगर केमिस्ट्री हार्ड आती है तो एप्टीट्यूड थोड़ा सा ईजी आ जाता है, और या अगर आप एप्टीट्यूड पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप 10 to 15 मार्क्स एप्टीट्यूड में भी गेन कर लेते हैं, और ये भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं अगर आपको जीआरएफ निकालना है या बहुत अच्छी रैंक लानी है। और हाँ, अगर आपने एप्टीट्यूड नहीं किया हुआ है और आप पे टाइम है तो थोड़े बहुत फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और उनकी प्रैक्टिस अगर आप 2-2 न्यूमेरिकल 5-5 न्यूमेरिकल कर लें तो शायद आपको 5 to 10 मार्क की हेल्प मिल जाए। कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको पेपर के रिगार्डिंग कहना चाहूँगा। एक तो ये कि देखिए, इन दिनों में आप स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मुझे लगता है आपने महसूस भी किया होगा गेट के एग्ज़ाम में अगर आप पे स्ट्रैटेजी थी तो आप टाइम मैनेज ईजिली कर पाए थे, या अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की थी तो भी आपका टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हो गया था। पर अगर आप पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी तो आप कंफ्यूज हो रहे थे क्या पहले करें क्या बाद में करें। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो बहुत अच्छा, और अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सेकेंड चीज़ है, आप पेपर का पूछते हैं कि पेपर सर हार्ड आएगा या ईजी आएगा और किस साइड मुझे लगता है कि नेट का पेपर होगा। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि हार्ड पेपर में क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चे कंपटीशन में रहते हैं। पर अगर पेपर आसान आता है तो बहुत ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में आ जाते हैं, और जो 1 मंथ या 2 मंथ पहले भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं या जो रैंडमली प्रिपरेशन करते हैं वो भी कंपटीशन में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन बढ़ता है, थोड़ा बहुत नुकसान आपको होता है। तो इसीलिए हार्ड पेपर का यही फ़ायदा है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी यूटिलाइज होती है एग्ज़ाम में, और आपको भी इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि पेपर हार्ड आ गया, क्योंकि पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ अपने आप कम आएगी। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि पेपर हार्ड आया तो आप नहीं कर सकते। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको पेपर एनालाइज करना आता है कि पेपर हार्ड है या मीडियम है या आपका पेपर ईजी है, तो आप ईजिली उसको क्वालिफाई कर सकते हैं।
बस शर्त यही है कि आप पेपर को पहचान पा रहे हैं या नहीं, कि मतलब आपको कितने मार्क्स का करना है और कितने मार्क्स आपको लाने हैं इस पेपर में। बाकी इस रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखी है कि किस लेवल के पेपर में कितने मार्क्स आपके आने चाहिए और क्या आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहनी चाहिए नेट के एग्ज़ाम के लिए, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, मुझे लगता है कि आपका पेपर टफ़र साइड ही रहेगा, क्योंकि जनरली जो जून के पेपर होते हैं वो टफ़र साइड रहते हैं, और अगर ये रहता है तो अच्छा ही होगा आपके लिए, मुझे तो यही लगता है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, अपना रिवीजन करते रहिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और बिल्कुल टेंशन न लें गेट का कैसा गया, नेट का कैसा जाएगा। देखिए गेट का एग्ज़ाम सबका सेम ही गया है और गेट की कट ऑफ नीचे ही आनी है, तो उसकी आप टेंशन ना लें। आप सिर्फ CSR नेट में फोकस करें, और मेन टारगेट मुझे लगता है वैसे ही बच्चों का CSR नेट ही होता है, तो इसीलिए अपने मेन गोल पे फोकस करें। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो गए, पर ये बहुत ही धीरे और बहुत ही कम है जो मुझे लगता है, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब भी इस चैनल को करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा कि मैं ऐसे ही आपके बीच सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। थैंक यू।